हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरिओम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स, भौतिक विज्ञान कक्षा 12। ठीक है, कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे आज हम लोग। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसे हम पढ़ेंगे। अगर जैसे डेरिवेशन आ गया पेपर में तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम बताएंगे आप लोगों को। तो ध्यान से देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कोई दो बिंदु आवेश, माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई दो बिंदु आवेश मानना है, कुछ भी मान लीजिए। माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, मतलब जिनके मध्य की दूरी क्या है? r है। तो देख लीजिए, हमने सबसे पहले क्या माना? माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है। ये बस केवल इतना देखिए, माना दो बिंदु आवेश क्या है? Q1 तथा Q2। ये माना दो बिंदु आवेश, ये दोनों क्या है? Q1 तथा Q2 है। ये वाला जो है Q1 है और ये वाला क्या है? Q2 है। और इनके बीच की दूरी क्या है? r है। अभी केवल ये देखिए, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, ये हमने r मान दिया। उसके बाद फिर क्या करना है? तो कूलाम के नियमानुसार, आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा ही होगा, है ना? कूलाम का नियम क्या होता है? कोई दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन्हीं दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का सूत्र जो होता है F बराबर 1/4 पाई F, ये तो हम बाद में लिखते हैं। ये होता है F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ये होता है। तो K का जब मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है। क्या लिखा है? कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, किसको समीकरण 1 मान लिया? कूलाम के नियम को। ये हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब उसके आगे चलिए देखिए, चित्रानुसार ये सबसे पहले आप लोगों को बना लेना है। क्या बनाएंगे? एक y अक्ष बनाएंगे, x अक्ष बनाएंगे और z अक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम बिंदु रखेंगे, बिंदु आवेश जो रखेंगे Q1 और Q2, वो किसके बीच में रखेंगे? x और y अक्ष के मध्य में रखेंगे। ठीक है, तो हमने ये रख दिया, ये बनाया। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये हमने क्या खींचा? x और y तथा z अक्ष का हमने ग्राफ खींचा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? Q1 तथा Q2 को उनके बीच में रख देंगे, जिनकी बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार। जब चित्र को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। क्या हमें पता चला? कि जो ये मूल बिंदु यहाँ पर क्या होता है? मूल बिंदु होता है कि नहीं होता? जीरो जो होता है वही मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु ये वेक्टर r1, ये देखिए वेक्टर r1, ये जो है वेक्टर r1। ठीक है, वेक्टर r1 क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश जो है वो मूल बिंदु के सापेक्ष जो है Q1 का स्थिति सदिश। ठीक है, मूल बिंदु से Q1 की जो दूरी है वो क्या है? वेक्टर r1 हमने माना है। उसके बाद इसी प्रकार Q2 का मान लेंगे। Q2 का क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश जो है वो क्या है? वेक्टर r2। ये हमने, ये देखिए ये Q2 है, इसका जो स्थिति सदिश है उसे हमने क्या मान लिया? वेक्टर r2 मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब ये क्या है? एकांक सदिश है। ठीक है, एकांक सदिश, इसे हम एकांक सदिश ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए एकांक सदिश हमने क्या है? एक r1 जो है, r1 वो जो है, देखिए पहले ये दो के सापेक्ष किसका एकांक सदिश है? Q1 का। ठीक है, Q2 के सापेक्ष Q1 का, ये जो हमने लिखा है, क्या लिखा है? R12 है ना, ये लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब हमने लिखा है Q2 के सापेक्ष या Q2 के कारण Q1 का एकांक सदिश। ठीक है, ये जो बाद में होता है उसके कारण, और जो पहले होता है वो स्वयं का होता है। ठीक है, उसका होता है, समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है? बाद में 2 है और पहले क्या है? 1 है। तो हम ऐसे इसे बोलेंगे कि Q2 के सापेक्ष Q1 का क्या? एकांक सदिश। तो ये हमने लिख दिया, ये कारण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ क्या था? R12। तो ये देखिए ये R12, यहाँ पर आप स्थिति से एकांक सदिश का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये लिख दिया। उसके बाद फिर देखिए
R21 मतलब पहले के कारण दूसरे का एकांक सदिश, तो ये हो गया R21, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, चित्र अनुसार हमने चित्र देखा, उसके बाद हमें क्या पता चला, Q1 के सापेक्ष Q2 पर बल, मतलब जो Q1 है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बल, मतलब आवेश है तो विद्युत बल तो लगेगा ही इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो Q1 के सापेक्ष मतलब Q1 के कारण, Q1 के सापेक्ष मतलब Q1 के कारण Q2 पर बल। तो देखिए, ये देख लीजिए, ये है Q1, ये है Q2, Q1 के कारण Q2 पर बल, तो ये इसको धक्का देगा तो ये और थोड़ा सा इधर आ जाएगा, है ना, तो ये किसके कारण हो गया, Q1 के कारण Q2 पर बल, तो इसे हमने वेक्टर F से डिनोट कर दिया। ठीक है, वेक्टर F21 ऐसे हमने डिनोट कर दिया। वैसे ही फिर देख लीजिए, ये जो हमने लिखा Q2 के कारण Q1 पर बल, या Q1 के कारण Q2 पर है, यहाँ पर क्या है, Q1 के कारण Q2 पर बल है। ठीक है, तो वेक्टर F21 जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो कूलाम के नियम अनुसार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो वो हमने इतनी दूर तक लिख दिया। उसके बाद फिर क्या लगा दिया, इसमें एकांक सदिश लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए Q2 के सापेक्ष Q1 पर बल, या Q2 के कारण Q1 पर बल, तो देखिए ये क्या है, Q2 है। ठीक है, ये क्या है, Q2 है, ये जो है Q2 है, और ये क्या है, Q1 है। तो Q2 जब धक्का देगा तो Q1 थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, बाहर गया। ठीक है, ये बाहर गया तो इसे हम क्या कर देंगे, वेक्टर F किसके कारण है, Q2 के कारण, किस पर है, पहले पर है, तो ये हो गया वेक्टर F12। ठीक है, तो वेक्टर कहाँ है, वेक्टर F12, इसका जब निकालेंगे तो कूलाम के नियम अनुसार ये आएगा, और इसमें भी क्या लगा देंगे, एकांक सदिश लगा देंगे। तो ये हमने समीकरण पहला मान लिया, ये दूसरा मान लिया, ये तीसरा मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये इधर हमने साइड में लिखा है, क्या लिखे हैं, हम जानते हैं कि, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि वेक्टर R12, वेक्टर R12 किसकी बात कर रहा है, R12, वेक्टर R12। ठीक है, ये यहाँ पर वेक्टर लगेगा, ये ठीक है, यहाँ पर वेक्टर लगेगा। हम जानते हैं कि वेक्टर R12 किसकी बात कर रहा है, R12 इसकी बात कर रहा है। ठीक है, बराबर है R21 के, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर तो होंगे ही, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी सेम है, और ये भी सेम है, दोनों यहाँ की ही तो दूरी है, इन दोनों के बीच की ही तो दूरी है दोनों, तो ये इसलिए क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। परंतु दोनों एक दूसरे के विपरीत है, मतलब देखिए ये जो है, ये, ठीक है, हाँ, ये जो है वो इधर की दिशा बता रहा है, और ये जो है इधर की दिशा बता रहा है, मतलब देखिए ये है इधर चल रहा है, और ये है इधर चल रहा है, तो एक प्लस की तरफ चल रहा है, एक माइनस की तरफ चल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, R21 बराबर माइनस R12, क्योंकि एक प्लस में, जैसे ये प्लस में हो गया तो दूसरा माइनस में चलेगा, तो वो माइनस में हो गया। ठीक है, इसलिए प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस नहीं लिखा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 2 3 हो गया। अब देखिए, इसलिए ये जो हमने इतना लिखा है इसके कारण यहाँ पर आया, इसलिए वेक्टर F12, वेक्टर F12 किसकी बात कर रहा है, वेक्टर F12, देखिए कहाँ पर है, वेक्टर F12 इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया वेक्टर F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही लिख दिए, फिर Q1 इंटू Q2 अपान वेक्टर R12 का स्क्वायर, वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो था, यहाँ ये देखिए माइनस में चल रहा था ना, ये माइनस में चल रहा था, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस के साथ इसे लिख दिया। ठीक है, ये माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस, उसके बाद ये जैसे था ज्यों का तो वैसे ही हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया, इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण 4 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2, समीकरण 2 कौन सा, ये है समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान। ठीक है, ये इसका जो मान है, ये समीकरण 2 का मान, मतलब इतने पूरे का मान जो है वो क्या है, ये है, ये F21 जो है, वेक्टर F12, ठीक है, F21 जो है ये इसका मान है, ये हमने लिख दिया। क्या लिखा, समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये जो समीकरण 4 है इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 का मान ये क्या है, RHS है ना, और ये क्या है, LHS है। समीकरण 2 और समीकरण 4, समीकरण ये 4 का
क्या है, LHS है, ये RHS है, ये LHS है, ठीक है। समीकरण 4 और समीकरण 2 का क्या देखो, RHS देखो दोनों सेम है कि नहीं है, ये भी वही सेम है, ये भी वही सेम है, तो क्या हो जाएंगे इनके। आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, क्या पढ़ा होगा, अगर LHS बराबर LHS है तो अपने आप क्या हो जाती है, RHS बराबर RHS हो जाती है, ठीक है। ये तो RHS RHS के बराबर है तो LHS LHS के बराबर हो जाती है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या RHS RHS के बराबर है, तो ये और ये क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। और फिर इनका ये तो हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नोट डालकर क्या लिखेंगे, पहला नोट डालेंगे, पहला नंबर लिखेंगे, यह न्यूटन की तीसरे नियम का पालन करता है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। अगर हम जिस पर क्या, कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे ले लीजिए क्या, कोई गुब्बारा है, ठीक है, बैलून, उसे हम पानी में क्या कर रहे हैं, उसमें पहले देखिए उसमें हवा भर दीजिए, उसके बाद फिर उसे क्या कीजिए, पानी में दबाइए, ठीक है। पानी में उसे जब डुबोएंगे तो जितना बल हम उस पर लगाएंगे वही बैलून जो है उतना ही बल हमारे तरफ लगाएगा, मतलब हम जितना उस पर प्लस का बल लगाएंगे उतना ही वह हमें माइनस पर बल लगाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये एक प्लस में आया, एक माइनस में आया, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है और स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होता है। ओके, समझ में आया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।